हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, जहां भी होंगे अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ फिर से आ चुका हूं आपके नए वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे साइंस की। साइंस में केमिस्ट्री आज होने वाला है। केमिस्ट्री का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले, उनको मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं भौतिकी का लाया था, उसमें आप लोगों ने देखा और क्या सोचा, क्या विचारा, वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे मेरे प्यारे बच्चों। उसी टाइप से मैंने फिर से एक बार केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, 2 अंकीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न को। अब आपके बीच इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं, जो भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। एक बार ज़रूर देखें, देखते आप लोग देखेंगे तब पता चलेगा ना कोई भी चीज़ कि क्या है इस वीडियो में खास, ठीक ना। आपको पता चल जाएगा कि यह एग्जाम में आने वाला है या नहीं है। अब बिल्कुल आने का चांस है 100%। आप इतना ही पढ़ के जाए, केमिस्ट्री में कोई भी आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए आपको मिलाते हैं कौन कौन क्वेश्चन हैं। देखिए, आज हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो है, हाँ, मैट्रिक का जो आपका होने वाला है बोर्ड एग्जाम, इसका रसायन शास्त्र को हम लेकर आए हैं, यानी कि केमिस्ट्री को लेकर आए हैं। और ये 21 फरवरी का आपका एग्जाम है। साइंस का एग्जाम होने वाला है 21 फरवरी को, जो 2025 में। ये आपको याद रखना है, 21 फरवरी के लिहाज से बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये सभी वायरल क्वेश्चन, जो भी वायरल प्रश्न है, उनको मैंने लेकर आया वीवीआई सब्जेक्टिव के रूप में, ठीक ना। तो इन सब्जेक्टिव को आप ऐसे ही मत समझ ले हल्के में, ठीक ना। ये वो सब्जेक्टिव है जो आपके एग्जाम को अच्छा कर सकते हैं, अच्छा बेहतर बना सकते हैं, वही सब्जेक्टिव है आपको, ठीक ना। तो आप इस सब्जेक्टिव को बिल्कुल पढ़ना ना भूलें मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए, अब आपके सामने पहला क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन कहता है कि अवक्षेपण, कौन सी? अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक ना। देखिए, केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री लेसन 1 के अंदर यह क्वेश्चन आपने देखा होगा जब भी पढ़े होंगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ देखें, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है उसको देखना है। देखिए, यह क्वेश्चन को 2018 में, 2019 में पूछा है। सेकेंड सिटिंग और फर्स्ट सिटिंग हम नहीं लिख पाए हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह टाइपिंग वाले से थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, ठीक है। तो सीटिंग जो होता है, कौन सी सीटिंग में, उसको हम लोग नहीं लिखे हैं। बाद बाकी ईयर्स आपको बता दिए कि कौन कौन ईयर्स में पूछा गया है यह सवाल। तो आप देखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत कुछ ठोस पदार्थ, मतलब कुछ ऐसे मजबूत पदार्थ होते हैं, ठोस का मतलब मजबूत, कुछ ऐसे मजबूत पदार्थ होते हैं जो उत्पाद के रूप में बनते हैं। किस रूप में बनते हैं? तो उत्पाद के रूप में बनते हैं और विलयन से क्या हो जाते हैं? विलयन से यह अलग हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। अवक्षेपण अभिक्रिया जब भी पूछे तो आपको बताना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत कौन सा ठोस पदार्थ, यानी मजबूत वाले पदार्थ, किससे? उत्पाद के रूप में बनेंगे। ठोस पदार्थ किस रूप में बनते हैं? उत्पाद के रूप में बनते हैं, और विलयन से ये क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। कोई भी ठोस पदार्थ उत्पाद के रूप में जब बनेगा तो वो क्या हो जाएगा? विलयन से अलग हो जाता है। और विलयन से जब ये अलग होंगे तो कौन सी क्रिया कहलाएगी? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ज़्यादा देखिए, आप पढ़ चुके हैं, इसलिए हम बार बार इसको ज़्यादा बताएंगे नहीं, ठीक है। आपको समझना है और इस क्वेश्चन को टिक लगाना है जहाँ भी, ठीक है, फेयर में, उसमें आपसे क्लियर करना है कि हाँ, इस क्वेश्चन को आना है या नहीं आना, ठीक है। अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। अब यह जो संयोजन अभिक्रिया है, यह 2013 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन को मैंने लाया हूं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो देखेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? वैसी रासायनिक अभिक्रिया, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत 2 या 2 से, कितने? 2 या फिर 2 से क्या अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक क्या करते हैं? आपस में संयोग करते हैं। ये दोनों चीज, 2 होंगे,
दो होंगे या तीन होंगे या चार होंगे, ये सभी मतलब दो हो या दो से अधिक हो, ये सभी क्या तत्व और यौगिक क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे, संयोग करेंगे और करके एक नए यौगिक का निर्माण करेगा। जब ये तत्व या यौगिक आपस में संयोग कर लेगा तो एक नए वाले यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, एक नए यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है, जिसका गुण और मूल तत्व या यौगिक के गुण मूल से क्या होता है, बिल्कुल ही भिन्न होता है। मतलब एक नए यौगिक का जो निर्माण होगा उसका गुण मूल, उसका किस चीज गुण मूल तत्व या यौगिक के गुण मूल से क्या हो जाएंगे, तत्व या यौगिक के गुण मूल से क्या हो जाएंगे, बिल्कुल भिन्न होंगे, बिल्कुल क्या होंगे, भिन्न होंगे, यानी बिल्कुल अलग हो जाएंगे। ठीक ना, जिसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक ना, जैसे मैं हूँ, मेरे अलावा कोई और आदमी मेरे से बनेगा, ठीक है, तो जैसे मेरे बच्चे होंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, मेरे से थोड़ा थोड़ा अलग होंगे। ठीक है, एक नए यौगिक बने तो वो क्या होंगे, एक अलग हुए। ठीक ना, जिसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। अगला देखेंगे, जैसे देख लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल दी, H2O। ठीक है, H2+O, यहाँ पर हम एरो देना भूल गए हैं। ठीक है, H2+O, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, और ये जब ये मिलकर बना तो क्या बन गया, जल बन गया ना, H2O। तो एक नए यौगिक का निर्माण हुआ, ठीक है, एक नए यौगिक का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इसका गुण मूल जो हुआ इसके वाले से क्या हुआ, अलग हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि अपघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया, इसी को नाम एक और बोल सकते हैं, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन को पूछा गया है 2023 में। कौन से ईयर्स में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है। अब देखेंगे इसमें क्या है आंसर, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत एक बड़ा कौन सा चीज, यौगिक। ठीक ना, एक बड़ा यौगिक क्या होता है, टूट कर, जब एक बड़ा यौगिक टूटता है तो दो या दो से अधिक छोटे एवं नए यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है। माना कि एक बड़ा सा चट्टान है और वो टूटेगा तो क्या दो या दो से अधिक नहीं होगा, बहुत अधिक हो सकता है, और वो क्या बनाएगा, छोटे एवं नए यौगिक का निर्माण कर देगा, निर्माण करेगा। मतलब बड़ा सा चट्टान टूटेगा, बड़ा सा पत्थर टूटेगा तो अलग अलग बंटवारा होगा और एक अलग अलग नए क्या होगा, छोटा छोटा टुकड़ा होगा ना, इसी का यौगिक का निर्माण करेगा, जिसको हम बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक ना, तो देखिए CaCO3 संगमरमर का सूत्र है। ठीक है, संगमरमर का सूत्र है। ठीक है, संगमरमर। अब देखिए संगमरमर को जब ये तोड़ा तो Ca क्या बना, CaO+CO2। ठीक ना, इसको जब ये तोड़े तो अलग अलग बन गया और एक नए यौगिक का निर्माण हुआ, और एक नए यौगिक मतलब एक बड़ा यौगिक टूटा तो एक नए यौगिक का निर्माण हो गया, जिसको हम क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। चलिए आइए इसके साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अम्लीय विलयन जो है क्यों करता है। तो देखिए ये क्वेश्चन को 2024 में पूछा है, 2012 में पूछा है, 2014 में पूछा है। ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल पढ़ कर जाएंगे। ठीक है, देखिए अम्ल का जो होता है, अम्ल का जलीय विलयन वो विद्युत का क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। इस बात को आप बोलेंगे, जैसे पूछेगा करता है तो हाँ करता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों करता है भाई, क्योंकि यह जलीय विलयन में, कौन से विलयन में, जलीय विलयन में, ठीक ना, मतलब कि पानी वाले विलयन में आयनीकरण करके, कौन सा करण करके, आयनीकरण करके हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करता है। इस चीज को क्या करता है, उत्पन्न करता है, मतलब बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन कर सकता है। ठीक है,
पूछे जब भी तो करता है, तो हाँ करता है। क्यों करता है? क्योंकि यह जलीय विलयन में क्या करता है? आयनीकरण करता है, मतलब जल के विलयन में आयनीकरण करता है। और आयनीकरण जब भी होता है तो हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करेगा, ठीक ना। इसलिए यह अम्ल का जलीय विलयन क्या होता है? विद्युत का चालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? जब जल की अनुपस्थिति हो, मतलब वहाँ पर जल ना हो, तो वहाँ पर अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? यह क्वेश्चन को 2018, 2019, 2023 ये भी काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है आपका बोर्ड में, ठीक ना। ये क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल देख कर जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर अब बताते हैं हम आपको। जल किसी भी अम्ल के विच्छेदन में क्या करता है? सहायक होता है। जल जो होता है, कोई भी अम्ल हो, उसके विच्छेदन में क्या करता है? मददगार होता है, सहायक होता है, जिससे हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। जब ये मददगार होता है, सहायक होता है, तो यहाँ पर क्या देने लगता है? हाइड्रोजन आयन को क्या करने लगता है? उत्पन्न करने लगता है, उत्पन्न होता है। यही कारण है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार क्या होता है? अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। याद रखना है, जल किसी भी विच्छेदन के लिए क्या होता है? सहायक होता है, जिससे हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। और यही कारण से क्या होता है? जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार क्या नहीं होता है? अम्लीय नहीं होता है। बस इतनी सी बात लिख देना है आपको, इतनी सी बात याद कर लेना है, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं हम, बिना वक्त को ज़ाया करते हुए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? यानी जो हम घर में खाते हैं वो आयोडीन युक्त नमक होता है, और उस नमक को खाने की सलाह क्यों देता है? डॉक्टर जो देता है, क्यों देता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि आजकल, मतलब अभी जो जमाना चल रहा है, दौर चल रहा है, आजकल इस लिहाज से बोला गया है। आजकल आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। सभी जगह पर कहा जा रहा है कि आप आयोडीन युक्त नमक का सेवन करें, इसलिए इस पर क्या किया जा रहा है? जोर दिया जा रहा है। यह हमारे शरीर के लिए क्या है? आवश्यक तत्व है। क्यों जोर दिया जा रहा है मेरे भाई? क्योंकि यह हमारे शरीर के किस लिए आवश्यक तत्व है, मतलब एक तत्व माना गया। इसके कमी से क्या हो जाता है? थायराइड, कौन सी? थायराइड रोग हो जाता है, थायराइड रोग होता है, ठीक ना। जब आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या हो जाए? घेंगा रोग भी होता है, थायराइड रोग भी होता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ, तथा इसकी कमी से आमतौर पर घेंगा रोग आया ना, घेंगा रोग होता है, ठीक है। थायराइड भी रोग हो सकता है, और इसकी कमी जब ये आपके शरीर में होगा तो आम तौर पर कौन सा हो जाएगा? घेंगा रोग क्या होने लगेगा? आपको हो सकता है, होता है। इस रोग के बचने के लिए, अब इसी रोग से बचने के लिए, घेंगा रोग से बचने के लिए और थायराइड रोग से बचने के लिए, इन दोनों रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करना चाहिए। अब इन दोनों रोगों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? यही नमक का उपयोग करना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करना चाहिए, जो शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होने देता है। अब इसलिए इसका उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह आयोडीन की कमी को हमारे शरीर से दूर करता है, कमी नहीं होने देता है हमारे शरीर में आयोडीन की। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? आयोडीन युक्त पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। यह क्वेश्चन जो बोला है, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह दी जा रही है, ठीक ना। तो आई होप कि यह क्वेश्चन समझ में आ गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप देख कर जाएंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है, ठीक ना। यानी धोने वाला सोडा और बेकिंग सोडा दोनों में क्या अंतर है, क्या अंतर है, इसको बताना है। तो निम्नलिखित अंतर है। देखिए यह क्वेश्चन 19 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, और इस बार तो चांस बन रहा है इस क्वेश्चन को आने का, बिल्कुल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें निम्नलिखित अंतर है, धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में निम्नलिखित अंतर है। इस टाइप से आप लिख देंगे। पहले हमने इसका बताया धोबिया सोडा का, ठीक है। इसके तीन अंतर को बताया है। देखो इसका जो उपयोग होता है, धोबिया सोडा का जो उपयोग होता है वो कपड़ा धोने में किया जाता है। पहले हम आपको बोले हैं कि धोने वाला सोडा, धोबिया फॉर धोने वाला सोडा, ठीक है। तो इसका उपयोग हम किसको धोने के लिए करते हैं? कपड़ा को धोने में करते हैं, ठीक है।
दूसरा है धोबिया सोडा का सोडा जो होते हैं इससे जल की कठोरता को दूर की जाती है, मतलब जो जल की कठोरता हो जाती है जिस परत पर उसको दूर करता है कौन, धोबिया सोडा हमारा दूर करता है। तीसरा है इसका उपयोग कांच, जब हम धोबिया सोडा का उपयोग किसके लिए, कांच, कागज और साबुन को बनाने में भी कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गैपिंग होगा, ठीक है। इसका उपयोग हम कांच या फिर कागज या फिर साबुन इन तीनों के निर्माण में कर सकते हैं, मतलब बनाने के लिए किया जा सकता है किसका उपयोग, धोबिया सोडा का उपयोग। तो आई होप कि ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। आप अंतर वाला में ऐसे लाइन खींचकर भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए बेकिंग सोडा का क्या है, तो बेकिंग सोडा का पहला उपयोग है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है देखिए, बेकिंग सोडा का उपयोग कपड़ा, कागज आदि में उद्योगों में किया जाता है, मतलब इनके उद्योग में, कपड़ा के उद्योग में या फिर कागज के उद्योग में क्या होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। दूसरा है इसका उपयोग अग्निशामक, कौन शामक, अग्निशामक में किया जाता है। अग्निशामक जो आग बुझाने वाला होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का। इसका उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाए, यदि पेट में अम्लीयता आ जाए तो उसको दूर करने में कौन मदद करता है, बेकिंग सोडा ही क्या करता है, उसकी मदद करता है। तो ये तीन इसके अंतर थे, यानी कि धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में आपने अंतर देख लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए 8वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि दो भौतिक गुणों के आधार पर, ठीक है, भौतिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर लिखें, ठीक है। धातु और अधातु में अंतर, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 2021 में पूछा गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा इसको पढ़ना आपको मिलेगा, आपको आगे भी क्लास में इसको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे धातु और अधातु में, धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर होता है, मतलब बहुत सारे अंतर होते हैं। देखिए पहले धातु का यहाँ हमने दे रखा, धातु जो होते हैं इससे तार खींचे जा सकते हैं। आप ऐसे लिख देंगे, ऐसे करके एक साइड धातु एक साइड अधातु, पहला पॉइंट भी दे सकते हैं, इधर भी पहला पॉइंट दे देंगे, दूसरा पॉइंट दे देंगे, इधर भी दूसरा पॉइंट दे देंगे, मतलब इस साइड लिखने के लिए और इस साइड ऐसे भी लिख सकते हैं, बट हमने यहाँ पर ऐसा लिखा। धातु से तार खींचे जा सकते हैं, यानी कि धातु कैसे होते हैं, ठोस अघातवर्ग तन्यता जो चमकीला होता है, जो विद्युत और उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है, उसको हम बोलते हैं धातु, उसको हम बोलते हैं धातु। और धातु से हमेशा हम क्या कर सकते हैं, तार को खींच सकते हैं, अर्थात ये क्या होता है, तन्य होता है, मतलब तन्य का मतलब होता है जिससे हम तार को खींच सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए तांबा, तांबा से आप तार खींच सकते हैं, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर लोहा, इन सभी से तार बना सकते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, तन्य होते हैं। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा देखेंगे धातु को पीट कर, यानी जब धातु को आप पीटेंगे हथौड़े से तो उसको पत्थर बना सकते हैं, यानी चदरा बना सकते हैं, पत्थर बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी आकार में उसको ढाल सकते हैं। यही हमारा क्या है, धातु के भौतिक गुण, ठीक है। अब अधातु के देखेंगे, अधातु के देखेंगे, पहले इसका परिभाषा जान लें। अधातु जो होता है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, याद रखना है, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए इसका क्या है, पहला पॉइंट है यह तन्य नहीं होता है, मतलब अधातु से आप तार खींच नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरा है यह भंगुर होता है, जिससे पीटने पर क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाता है। यह भंगुर होता है जिसके कारण यह इसको जैसे पीटेंगे तो वो क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा, एकदम पूरा चूर चूर हो जाता है। तो ये थे भौतिक गुणों के आधार पर किस में, धातु एवं अधातु में अंतर, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एनोडीकरण, कौन सा करण, एनोडीकरण क्या है। यह क्वेश्चन को 2024-2020 में पूछा गया है, तो इस बार का भी चांस बनता है ये क्वेश्चन को आने का, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल देख कर जाएंगे। एनोडीकरण क्या होता है, इसका बहुत लंबा भी है, आंसर लिख सकते हैं, बट यहाँ पर 2 नंबर में इतना काफ़ी है। एल्युमिनियम को, ठीक है, एल्युमिनियम की जो सतह होती है, मतलब माना कि ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की सतह पर, ठीक है, सतह पर क्या मोटी ऑक्साइड जमने को, यहाँ पर मोटा सा ऑक्साइड जम जाएगा, ठीक है, इसको ही हम क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। बस इतनी बात को लिखना है, यह 2 नंबर का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन आ गया 10वां क्वेश्चन कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। जो खनिज होते हैं और अयस्क जो होते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। देखिए यह क्वेश्चन 24 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है। ये भी VVI क्वेश्चन है। वैसे तो सभी क्वेश्चन इस यहाँ पर जो अभी जितने भी क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इनमें भी कुछ और भी खास है, ठीक है। तो देखिए खनिज और अयस्क में निम्नलिखित अंतर है। बहुत सारे अंतर होते हैं। देखिए पहला खनिज का अंतर देख लेंगे आप कि यह जो होता है प्राकृतिक में यानी प्रकृति में पाए जाने वाले धातु हैं, ठीक है, जो यौगिक को खनिज कहते हैं। अब जो प्राकृतिक में पाए जाने वाले जो धातु है के यौगिक को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, ठीक है। दूसरा है कि कुछ खनिजों में धातुओं की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिसकी प्रतिशत मात्रा क्या होते हैं, पर्याप्त होते हैं। मतलब फिक्स होता है कि उतना ही प्रतिशत मात्रा पाया जाएगा खनिज में, ठीक है। और कुछ प्रतिशत मात्रा अल्प भी होते हैं। कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिसमें अल्प होते हैं प्रतिशत मात्रा, मतलब कम होते हैं, थोड़े होते हैं, जिसको हम बोलते हैं खनिज, ठीक है। अब देखेंगे अब अयस्क में। अयस्क की क्या होता है, अयस्क में जान लें कि जिन खनिजों से धातुएं प्राप्त किए जाते हैं, जो खनिज से धातु को प्राप्त कर सकते हैं या किए जाते हैं, उसको ही तो क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। उसको ही क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। इसमें धातुओं की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। मतलब इसमें जितने भी धातु होंगे उसकी प्रतिशत मात्रा जो होगी यह क्या होगा, पर्याप्त होगा, ठीक ना। यही क्या है, खनिज और अयस्क में अंतर है। बस 2-2, 3-3 अंतर लिख दीजिए, आपका काम बन जाएगा 2 मार्क्स के लिए। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए कि मिश्रित धातु यानी मिश्रित धातु, मिला हुआ धातु क्या है, धातु क्या है, या 2 मिश्र धातु के उदाहरण दें, ठीक है। 2 मिश्र धातु के उदाहरण दें। तो मिश्रित धातु क्या होते हैं या मिश्र धातु क्या होते हैं, उन मिश्र धातु के 2 उदाहरण देना है। यह क्वेश्चन को 19 और 21 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2019 और 21 में पूछा गया। अब देखेंगे पहले मिश्र धातु होते हैं क्या, ठीक ना। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, मिश्र धातु। मतलब 2 धातु, ठीक है, 2 धातु, जैसे यहाँ पर हमारा पहला धातु और दूसरा धातु, इन दोनों को जब ये हम मिक्स करेंगे, मिला देंगे और इनसे मिलाने पर जो धातु बनेगा, उस धातु को हम बोलते हैं मिश्र धातु। उस धातु को हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। याद रखना है, जब 2 धातुओं को मिलाकर एक धातु तैयार की जाती है उसको बोलते हैं मिश्र धातु। 2 या 2 से अधिक धातुओं को समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण 2 पूछा था, तो आपको बताना है पीतल और कांसा जो है वो क्या है, मिश्र धातु है, ठीक ना, याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, सहसंयोजक बंधन क्या होता है। सहसंयोजक बंधन क्या है, ठीक है। तो जो ये 2024-2022 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए किसी भी 2 परमाणुओं के बीच, कोई 2 परमाणु है और उसके बीच एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के क्या होगी, साझेदारी होगी। कोई 2 परमाणु होगा और उसके बीच कितने इलेक्ट्रॉन, तो 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा, 1 होगा या फिर 1 से अधिक क्या चीज़, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। क्या होगी, साझेदारी होगी। मतलब मिलेगा, दोनों मिलेगा, साझेदारी करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप, अब जो साझेदारी करेगा इसके फलस्वरूप एक बंधन बनेगा। एक क्या बनेगा, बंधन बनेगा। इसी बंधन को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक। सह का मतलब साथ में और संयोजक का मतलब बंधन। जो साथ में मिलकर बंधन करते हैं उसको बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। देखिए यहाँ पर एक परमाणु या 1 से अधिक परमाणु, ठीक है, किसी 2 परमाणु के बीच क्या हुआ, 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन, 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या किया, सहसंयोजक किया, और इससे जो बंधन बना उसी बंधन को हम बोलते हैं सहसंयोजक बंधन कहते हैं, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप देख कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, क्या है, ठीक ना। तो
थोड़ा सा यहाँ पे गैपिंग देंगे, मिस प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन का पहले आपको परिभाषा बताना, यह 17 में और 22 में पूछा गया प्रश्न है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो कोयले को पेट्रोलियम के साथ, किसके, कोयला और पेट्रोलियम को, इन दोनों को साथ में वायु की किस चीज में अनुपस्थिति रख देंगे। कोयला को, किसको, कोयला को और पेट्रोलियम को क्या करेंगे, हम इन दोनों को साथ में रखेंगे, इन दोनों को साथ में रखेंगे और वहां पर हमारा वायु नहीं होना चाहिए। वायु की क्या रहेगी, अब्सेंटी रहेगी, अब्सेंट रहेगा, ठीक है। वायु की अनुपस्थिति में क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम गर्म कर देंगे। क्या करेंगे, गर्म कर देंगे। और जैसे गर्म करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हमको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाएगा। तो आप बिल्कुल आसानी से बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन कैसे बनते हैं या क्या होता है। तो कोयला को पेट्रोलियम के साथ, किसको, कोयला और पेट्रोलियम को जब हम एक साथ रखते हैं और रख कर किसकी, वहाँ पर वायु नहीं होगा, वहाँ पर वायु की अनुपस्थिति करा देंगे और इसको क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, तो हमको क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा, यानी प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए पूछा जा रहा है कि यह कितने प्रकार के होते हैं। तो यह जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एलिफैटिक होता है, दूसरा साइक्लिक होता है, तीसरा एरोमेटिक होता है। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसको भी आप अच्छे से देख कर जाएंगे, एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन आ चुका है, अपमार्जक क्या होता है। अपमार्जक का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, सरफ होता है, ठीक है, जिनसे आप कपड़े की धुलाई करते हैं, ठीक है। और इसके उदाहरण भी देना है, इसके उदाहरण भी दें, ठीक है। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, ठीक है। अपमार्जक क्या होता है और इसके उदाहरण दीजिए। तो अविलेय साबुन, यानी कि जो साबुन विलेय नहीं हो पाते, घुल मिल नहीं पाते हैं, उसको बोलते हैं अविलेय साबुन, जो कपड़ों के छिद्रों में बैठ जाते हैं। अब जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं उसके छिद्र में क्या होते हैं, अविलेय साबुन जाकर चिपक जाते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, जिससे उनकी धुलाई करने में, अब उनकी धुलाई करने मतलब कपड़ों की धुलाई करने में क्या होने लगता है, काफ़ी कठिनाई उत्पन्न होने लगती है। अब भाई अविलेय साबुन तो कपड़े के छिद्र में जाकर बैठ गया, अब उसे धुलाई करेंगे तो साफ ही नहीं ढंग से होगा, ठीक ना। अब इसी निदान के मतलब इसी समस्या से सुलझाने के लिए, इसी समस्या को सुलझाने के लिए, निदान के लिए क्या लाया गया है, एक अन्य धुलाई सामग्री लाया, मतलब धुलने के लिए एक नया सामान लगाया गया है या बनाया गया है, लाया गया है या फिर बनाया गया है, जिसको ही हम क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नहीं गैपिंग होगा, अपमार्जक कहते हैं, ठीक ना, उसे हम क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। जैसे देखिए सोडियम लॉरीरल सल्फेट, ठीक है, लॉरील सल्फेट भी बोल सकते हैं इसको। अपमार्जक में क्या उदाहरण है, तो ये देख लेंगे आप, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, साबुनीकरण क्या है। साबुनीकरण क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। साबुनीकरण क्या होता है, ये क्वेश्चन 20 और 23 में पूछा गया था। देखिए वनस्पति तेल, यानी वनों से जो तेल प्राप्त होते हैं, किससे, वनों से जो हमें तेल प्राप्त होते हैं, वनों से जो तेल प्राप्त होंगे उसको बोलते हैं वनस्पति तेल। वनस्पति तेल एवं वसा को, एवं किसको, वसा को क्षार द्वारा, किसके द्वारा, क्षार के माध्यम से, इन क्षार के माध्यम से आप क्षार द्वारा जल अपघटन अभिक्रिया कराएंगे। कौन सी अभिक्रिया, अब क्षार को जल के साथ अपघटन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, जल अपघटन अभिक्रिया होगी। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप, इसके ही फलस्वरूप क्या बनेगा, साबुन तथा ग्लिसरॉल का निर्माण होता है, मतलब ग्लिसरॉल बनाया जाता है। जब ये अपघटन होता है वनस्पति तेल एवं वसा को क्षार द्वारा, किसके, क्षार द्वारा जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो क्या बनता है, साबुन तथा ग्लिसरॉल को बनाया जाता है, ठीक ना। जिससे क्या कहते हैं, जिससे क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं, ठीक ना। जब ये ग्लिसरॉल और साबुन बनता है, जिसको बोलते हैं साबुनीकरण कहते हैं। किसके किसके साथ, वनस्पति तेल एवं वसा को किसके माध्यम से, क्षार द्वारा जल अपघटन अभिक्रिया कराएंगे। कौन सी अभिक्रिया, जल अपघटन अभिक्रिया कराएंगे। इसके फलस्वरूप क्या बनेगा, साबुन तथा ग्लिसरॉल का निर्माण होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। याद रखना है इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये 15 ही क्वेश्चन आपको, ये 15 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन MVV
आई था। ये सारे क्वेश्चन को आपको 15 क्वेश्चन को पढ़ लेना है और अच्छे से टिक लगा लेना है फेयर में। आपका जो भी फेयर होगा, नहीं है तो इन्हीं से आप मदद ले सकते हैं, यही क्वेश्चन का आंसर को देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, हम लोगों के फेयर के माध्यम से है। तो प्यारे बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बोलना और दोस्तों में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजना, खुद को लाइक कर देना इस वीडियो को, ठीक ना, खुद से। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा वाचिंग टाइम बढ़ाएं, मतलब कोई भी वीडियो को क्लिक करते हैं और फ़ौरन गायब हो जाते हैं। आप देखेंगे तब तो पता चलेगा कि हमारी असलियत क्या है, हमारी खासियत क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसी के साथ मैं जानना चाहता हूँ, जय हिंद।